वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 68 बीपीएससी के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी बच्चा 95 से 100 के आसपास क्वेश्चन बना रहा है, यानी उसका जीके जीएस यानी वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर लिया है, इसलिए टेस्ट को पूरा बनाए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी रंगपुर कहाँ पे है ये पूछ रहा है। पंजाब में तो नहीं है, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ भी नहीं है, सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र जो है ये गुजरात, रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से हमें चावल, बाजरा और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दिया गया था, यानी बौद्ध संघ में स्त्रियों की अनुमति कहाँ पे दिया गया था, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये अनुमति वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैशाली में जो था, जो वैशाली में महात्मा बुद्ध थे, उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया गया था। और ये अनुमति जो था इनके जो शिष्य थे महात्मा बुद्ध के आनंद के अनुरोध पर दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये गुप्त काल में हुआ था। कब? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये कुमार गुप्त ने किया था। कौन? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। और इसका स्थापना निर्माण जो हुआ था वो 450 से 470 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन जो संप्रदाय था, तो जैन का प्रथम जो संगीत हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय। ठीक है, उस समय जो जैन थे वो जैन संगीत हुआ। उसके बाद ये लोग श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। तो श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र के नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय था, और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर वाले लोग रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक था। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक का बात कर रहा है। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक जो था वो मखली गोसाल था। कौन था? मखली गोसाल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आजीवक संप्रदाय को दो राजा मानते थे। तो कौन कौन? बिंदुसार जो अशोक के पिता थे वो मानते थे, और दशरथ मानते थे। कौन? दशरथ ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है हमको। पहले मिला लेते हैं। यहाँ राजा दिया है, यहाँ राज्य दिया है। तो प्रदुत्त बाबू अवंती के राजा थे। उदयन जो था वो वत्स का राजा था, प्रसेनजीत कौशल का, और अजातशत्रु मगध का राजा था। इस तरह मिलाएंगे तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मगध का कौन सा सम्राट है जो अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो वो महापद्म नंद को। कौन? नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद को, और इसको सर्वछत्रांग के नाम से भी जाना जाता है। सर्वछत्रांग इसलिए कहा जाता है कि इसने समस्त क्षत्रियों को विनाश करने के लिए कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग निर्माण करवाया था। क्या बोल रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था बाबू, तो ये अशोक ने करवाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है। तो याद रखिएगा वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दिया गया है। कहाँ? इंडिका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था, ये दिया हुआ है। तो याद रखिएगा इनमें से तो बिंबिसार हो जाएगा। कौन? बिंबिसार हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को हमको चुनना है। ठीक है,
यहाँ किस समय से गणना की जाता है, और यहाँ पे संवत्सर दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं बाबू, इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा आराम होगा। यहाँ दिया हुआ है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत याद रखिएगा, विक्रम संवत 48 ईसा पूर्व हो जाएगा विक्रम संवत। शक संवत का बात करेगा तो 78 ईसा पूर्व शक संवत। और गुप्त संवत का बात करेगा तो गुप्त संवत हो जाएगा आपको कब, तो 320 ईसा पूर्व। और कली संवत का बात करेगा तो आपको 3102 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो इस तरह मिलाएंगे तो हम लोग ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। क्या बात कर रहा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का बात कर रहा है, ये कहाँ पे अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये हम्पी में है। कहाँ पे, हम्पी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कर्नाटका के हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार जो था वो कौन था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अलबरूनी आया था। कौन, अलबरूनी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो दिल्ली को सल्तनत के रूप में राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये इल्तुतमिश किया था। कौन, इल्तुतमिश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुर्जरी महल किसने बनवाया था। कौन सा महल का बात कर रहा है, तो गुर्जरी महल का बात कर रहा है। और गुर्जरी महल किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा गुर्जरी महल जो है वो मान सिंह ने बनवाया था। कौन, मान सिंह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था बाबू, तो याद रखिएगा ये आपको हुमायूं ने किया था। कौन, हुमायूं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के जो शासनकाल था, बाबर के शासनकाल में कोई भी आपको मुगल शैली नहीं मिला है, ठीक है, इसीलिए हुमायूं को ही माना जाता है, ठीक है। हुमायूं के शासनकाल से मुगल शैली, मुगल मतलब चित्रकला जो था उसका विकास प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा ये बाबू कुंवर सिंह किए थे। कौन, बाबू कुंवर सिंह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन दिया कि मुंगेर में बहरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर में जो था बरहिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था बाबू आपको जो बकास भूमि की वापसी की मांग का, बकास भूमि की वापसी की मांग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था। तो किस आदिवासी पिता को किसको कहा जाता था बाबू, तो जगत पिता या धरती आबा, ये बिरसा मुंडा को कहा जाता था। किसको, बिरसा मुंडा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। बिरसा मुंडा का जन्म पूछेगा तो वो 15 नवंबर को हुआ था 1875 में, ठीक है। और 1899 में इसने मुंडा विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो ताना भगत आंदोलन किसने, जतरा भगत ने किया था। जतरा उड़ाव उनका नाम था। और याद रखिएगा ये 1914 में हुआ था। कब, 1914। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म सभा की स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा बाबू, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 2 लोगों ने किया था। मैडम यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, मैडम HP ब्लावित्स्की, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। ये 2 लोग, एक अमेरिका की और रूस की 2 महिलाओं ने मिलकर किया था। तो रूस की महिला थे HP ब्लावित्स्की और अमेरिका की जो थी वो कर्नल HS ऑलकॉट थी, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर 1875 में, कब, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, यानी RSS की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना किसने किया था। तो हेड गेवार ने किया था। और ये कब किया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये किया था आपको
1925 ईस्वी में। कब? 1925। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यानी ये जो टिप्पणी है ये किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो याद रखिएगा ये कहे थे आपको वाजिद अली शाह ने। कौन? वाजिद अली शाह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था बाबू प्रथम महायुद्ध के शुरू होना। क्या? प्रथम जो महायुद्ध शुरू हुआ था 1914 में, 1914 से 18 तक चला था, और गदर क्रांति छिड़ने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से सजाना है। तो हम लोग सजा लेते हैं बाबू। दिया हुआ है चंपारण। चंपारण में कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल जो हुआ था वो फरवरी और मार्च के आसपास हुआ था, ये 1918 में हुआ था। और इसी के बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में हुआ था। तो इस तरह मिलाते हैं 1 2 3 4, जहाँ होगा 1 2 3 4, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। तो तीन कठिया पत्ती कहाँ होता था बाबू? तो चंपारण नील की खेती से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। तीन कठिया पत्ती 1917 में गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह ही था, जो 1917 में हुआ था, और ये तीन कठिया पत्ती से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर पहले विचार करते हैं हम लोग। क्या कथन कह रहा है? दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। ये बात गलत है। राजकुमार शुक्ल ने किया था, तो ये गलत हो गया। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, ये तो सही है। भीमराव अंबेडकर चंपारण जांच के सहयोगी में से एक थे, ये भी बात गलत है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग का 14 सूत्री का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो याद रखिएगा वो वर्ष था बाबू 1929 में। कब? मोहम्मद अली जिन्ना जो था 1929 में नेहरू रिपोर्ट की विरोध स्वरूप में 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला अमर अनशन कब प्रारंभ किया था। क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी पहला अमर अनशन कब प्रारंभ किए थे, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा कम्युनल अवार्ड के समय। कब? कम्युनल अवार्ड के समय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी पहला अमर अनशन कब प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो गांधी जी जो द्वितीय गोष्ठ सम्मेलन में भाग लेकर भारत वापस हैं, और दूसरी बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे, और फिर गिरफ्तार करके येरवडा जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, तो उसी समय किए थे। ठीक है, और जो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की पत्ती ये इन लोग STO पर लगाया गया था, SC पर, जो 16 अगस्त 1932 को, और इसी घोषणा के विरुद्ध में जो था गांधी जो थे पहले अपना अमर अनशन किए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। किसके बारे में है? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो हुआ था बाबू वो हुआ था 1927 में। कब? 1927। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आपके संस्थापक जो थे वो बलवंत राय मेहता थे, मणिलाल कोठारी और GR अभयंकर। ठीक है, बलवंत राय मेहता जी थे और मणिलाल कोठारी 2 लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। पूछ रहा है कि किन पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं किया था, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग किन पार्टियों ने नहीं किया था। तो हिंदू महासभा जो, ये भी नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी नहीं किया था। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये तीनों जो थे भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चार्टर डेट 1833 में निम्न प्रावधान में से कौन सा एक नहीं था। कौन सा नहीं था का बात कर रहा है। पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधि को समापन, ये तो था। काउंसिल पर परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम में बदला गया, ये भी हुआ। काउंसिलिंग में गवर्नर जनरल के
विधिकर्ता की सभी शक्ति प्रदान करना, ये भी किया गया। बोला गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्ति करना, ऐसा प्रावधान नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सगौली की संधि हुई थी। सगौली की संधि का बात कर रहा है कि कब हुआ था। तो सगौली की जो संधि हुआ था बाबू, वो हुआ था 1815 दिया हुआ है। 1815 में सुगौली की संधि जो हुआ था वो 15 नहीं 1816 में हुआ था। कब, 1816 में हुआ था। वो नेपाल के साथ हुआ था सुगौली की संधि। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है तो ऑप्शन ई मार देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न जोड़ियों को सम्मिलित कीजिए गांधी जी के संबंध में। निम्न जोड़ी को सम्मिलित करना है, वो भी गांधी जी के संबंध में। तो हम लोग करते हैं बाबू। क्या दिया हुआ कि गांधी जी को यरौदा जेल में ले जाया गया। तो कब ले जाया गया बाबू, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी अमर अनशन किए थे। तो अमर अनशन किए थे कब बाबू, तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। तो बी का 4, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे। तो कब दिखाए गए थे बाबू, तो याद रखिएगा दिल्ली समझौता के अनुमोदन किया गया। तो ये सी का 1 हो जाएगा। और फिर दे रहा है आपको एक बचा हुआ है कि उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो 1939 के कांग्रेस संगठन से। तो याद रखिएगा इस तरह मिलाते हैं हम लोग। तो कौन सा हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, ए का 2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उनका सही कालानुक्रम कीजिए। अब देखते हैं हम लोग विचार करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था बाबू, तो 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था। और फिर दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये भी 1919 में। और रॉलेट सत्याग्रह भी। तो इसको अब हम लोग को कौन सा महीना में हुआ था, इस तरह याद रखिएगा तब आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हुआ था ना बाबू, तो सबसे पहले इसमें से कौन हुआ था, तो याद रखिएगा रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा आपको 4। उसके बाद आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो 13 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद आपको हुआ था खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लास्ट में हुआ था। तो इस तरह मिलाएंगे। खिलाफत आंदोलन कौन कब हुआ था, इसको हम पूरा अच्छा से देख लेते हैं थोड़ा। तो याद रखिएगा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, 1 नंबर पर ये हुआ था। उसके बाद ये 6 अप्रैल को हुआ था। खिलाफत आंदोलन चला था, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड चला था। तो इस तरह मिलाएंगे तो 4 3 4 2 3 1। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या देखेंगे, हिमालय की यात्रा करेंगे तो ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा, देखते हैं हम लोग पूरा पढ़कर। तो हिमालय की यात्रा करिएगा तो गहरे खड्डे देखेंगे, यू घुमाव वाला नदी मार्ग ये भी देखेंगे। फिर देख रहा है कि समानांतर पर्वत श्रेणियाँ ये भी देखेंगे, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी देखेंगे। तो इसमें से सारे कथन सत्य है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हम इसको देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। हम 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ खिलाफत आंदोलन, फिर दिया हुआ जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग कब हुआ था, तो 13 अप्रैल को हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था 1919 में ही हुआ था। फिर दिया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट हुआ था ये 6 अप्रैल को। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो पहले कौन सा हुआ था, तो पहले हुआ था आपको रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट होने के बाद जो था ये जालियांवाला बाग हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग के बाद क्या हुआ, तो जालियांवाला बाग के बाद जो था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में। और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, वो खिलाफत आंदोलन हुआ। तो इस तरह हम लोग मिलाएंगे तो 4 के बाद 2 के बाद 3 फिर 1। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों से मिलने वाले 4 नगरों शहरों को कौन सा सही क्रम होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे, तो बोल रहा है कि नीचे दिए गए मिलान में से 4 नगरों शहरों को सही मिलान करना है हमको। चलिए हम लोग मिलान करते हैं बाबू।
यहाँ पे दिया हुआ है आपको राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर, ये तो नहीं होगा। बीकानेर दिया हुआ है जो राजस्थान में है। उसके बाद अलीगढ़ दिया हुआ है जो यूपी में है। फिर दिया हुआ है दरभंगा जो बिहार में है। और फिर जो दिया हुआ है नौगांव, नौगांव जो है ये असम में है। तो ये किधर, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है ना, तो ये एकदम सही मिलान दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। क्या बात करें कि कौन सा नदी जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो याद रखिएगा वो कौन सी नदी की है बाबू, तो वो आपको कोसी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी मार्ग बदलने में सबसे ज़्यादा कोसी ही है। ठीक है, इसलिए बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पिडमोइट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो पिडमोइट स्वैप मिट्टी आपको बिहार के पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है। तो याद रखिएगा किसका गिर रहा है ये पूछ रहा है। देखो इस ऑप्शन के हिसाब से ना ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि बताते हैं हम आपको। देखो गेहूं जो है, गेहूं का तो वृद्धि हुआ है, 200% वृद्धि देखी गई है। ठीक है, गेहूं में वृद्धि देखा गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग चावल की कृषि भी वृद्धि देखा गया है। चावल की भी कृषि में आपको वृद्धि देखा गया है। उसके बाद देख रहा है दाल की भी कृषि में आपको वृद्धि मिला है और मोटे अनाज में भी वृद्धि, यानी सारा जगह वृद्धि देखा गया है, निरंतर गिरा हुआ किसी में नहीं देखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सियाल, सीमा, नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये स्वेस के द्वारा, किसके द्वारा, स्वेस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का हो जाएगा। कौन सा, महाराष्ट्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है। कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा, कुलधारा तो है, धनुषकोडी है, लखपत है, चरखाड़ी नहीं है। चरखाड़ी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चरखाड़ी उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में है। ठीक है, और कुलधारा का बात करेगा तो ये राजस्थान में है आपको। लखपत बात करेगा तो ये आपको, लखपत कहाँ पे है, तो ये आपको कच्छ में है। और ये धनुषकोडी का बात करेगा तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है बाबू, तो याद रखिएगा कहलाता है नक्षत्र। क्या कहलाता है, नक्षत्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब IST यमोत्तर पर दोपहर होती है तो धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे के चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर क्या होगा। तो क्या बात कर रहा है, जब IST यमोत्तर पर दोपहर होती रहती है तो 6 बजे क्या बोल रहा है, धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग सुबह 6 बजे चाय पी रहे होते हैं, तो उस स्थान का देशांतर कितना होगा। तो देशांतर लगभग 90 डिग्री वेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। तो जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा दक्षिणी रोडेशिया। क्या, दक्षिणी रोडेशिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ये ब्रिटिश उपनिवेश था दक्षिणी रोडेशिया, इसको जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी से कौन सा नदी बहती है ये क्वेश्चन है। तो राइन इसमें जो नदी है ना वो भ्रंश घाटी से बहती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है बाबू, तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवन प्रवाहित होती है।
लंबी चाली से प्रवाहित कौन पवन होती है किस समुद्री क्षेत्र में, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये हिंद महासागर में चलती है। कौन? हिंद महासागर में ये पवन चलती है लंबी चाली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है ये पूछ रहा है। तो बेतवा नदी बाबू विंध्य पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? विंध्य पहाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है इसको देखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एस्कोमो अमेजन बेसिन, ये नहीं होगा। पिग्मी दिया हुआ है, इरावदी बेसिन, ये भी नहीं होगा। बुंदू सहारा, ये भी नहीं होगा। बुशमैन कालाहारी, ये सही है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से आपको मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन जितना है उसको हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से 63 नंबर क्वेश्चन से। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्थिक तारा संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो एक पार्थिक का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसको मापन किया जाता है, यानी एनीमोमीटर से किसे नापा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो एनीमोमीटर से हम किसको नापते हैं बाबू? तो एनीमोमीटर से हम आपको पवन का वेग नापते हैं। किसका? पवन का वेग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि मिलती है बाबू? तो याद रखिएगा संवेग और वेग से आपको द्रव्यमान मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम है। सुमेलित क्रम बताना है कौन सा है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। पहला दिया हुआ रेडियम, तो रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का बात करेगा तो एक्सरे रोएंटजन और चेचक एडवर्ड जेनर। इस तरह मिलाएंगे तो एक का दो, बी का एक, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है बाबू? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है ऑप्शन में देखते हैं, वो होती है तरंग और कण दोनों के समान। ठीक है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो राइट आंसर वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। जो आंख का रेटिना होता है वो कैमरा के किस भाग से इसकी तुलना की जाती है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये तुलना की जाती है आपको फिल्म से। किससे? फिल्म। जो कैमरा का फिल्म होता है उससे आंख के रेटिना की तुलना की जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंजिति होता है और चोक कुंडली है। फिर से पढ़ते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है और चोक कुंडली है। याद रखिएगा ये लाइन वोल्टता बढ़ाती है। ठीक है, लाइन वोल्टता बढ़ाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। किसमें? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। किसका? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। किस मेमोरी के बारे में बात कर रहा है? कि फ्लैश मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। और फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। दिया यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों की सूचना का संग्रहण प्रयुक्त करता है, ये तो सही है। आगे देखते हैं। आगे दिया कि विशिष्ट तापमान परास -40 डिग्री से लेकर +85 डिग्री के कार्य कर सकता है, ये भी सही है। यह समान यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है, जो गलत बात है। तो इसमें गलत कथन का ही बात कर रहा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछ रहा था फ्लैश मेमोरी के बारे में। अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया है। कौन? वाटरमैन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु जिन प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है कि परमाणु जिन प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक।
अशुद्धि जो होता है, अशुद्धि के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है, तो वो द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अब सूची 2 को सुमेलित करने के लिए हमको ऊपर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है जर्मन सिल्वर, इधर टीन दिया हुआ है। अब इधर और देखते हैं, ऑप्शन में जर्मन सिल्वर टीन था, और इधर देखते हैं इधर क्या क्या दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है आपको सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। तो वहाँ जर्मन सिल्वर दिया था, तो जर्मन सिल्वर किससे हो जाएगा? जर्मन सिल्वर निकेल से हो जाएगा, ठीक है, जर्मन सिल्वर निकेल से हो जाएगा। फिर ब्लीच पाउडर दिया हुआ है, मतलब सोल्डर दिया हुआ है, तो सोल्डर किससे हो जाएगा बाबू? तो सोल्डर बाबू यहाँ टीन से हो जाएगा, ये टीन से हो जाएगा सोल्डर। ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, तो ब्लीचिंग पाउडर किससे हो जाएगा बाबू? तो ये क्लोरीन हो जाएगा। और हाइपो जो दिया हुआ है सोडियम हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह मिलाएंगे तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन गैसीय चक्र नहीं है। यहाँ गैसीय चक्र नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो H2 गैसीय चक्र नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन हाइड्रोजन जो होता है, गैसीय चक्र में हाइड्रोजन चक्र नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन चक्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। यौगिकों से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है, करते हैं बाबू। कह रहा है कि आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होता है, गलत बात है। फिर बोल रहा है कि ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत में उच्चतम चालक होता है, ये भी बात गलत दिया हुआ है। फिर दिया हुआ कि आयनिक एवं विद्युत संयोजी यौगिक जल में विलय नहीं होता है, ये बात सही दिया हुआ है। तो इस तरह ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित, यानी यहाँ गलत कथन का बात कर रहा है कि कौन सा इसमें से गलत कथन है, ठीक है। सॉरी 79 के बारे में हम गलत बता दिए हैं, सॉरी 77 के बारे में हम गलत बता दिए हैं। 77 के बारे में हमको यहाँ पे यौगिक के बारे में बोल रहा है कि अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है, यौगिक के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक जो होता है वो एल्कोहल में अवलीय होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक सही है, ठीक है, और कोई सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होता है दे रहा है कि विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, जो ऐसा बात नहीं है, ये गलत बात है। और यहाँ दे रहा है कि आयनिक और विद्युत संयोजित यौगिक जल में विलय नहीं होते, ऐसा बात है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यौगिक का बात कर रहा है, तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो एल्कोहल में अवलीय होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 77 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवल एक होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधोलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है दे रहा है, तो पायरीन, अग्नि शामक, ये तो ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा, फ्रॉन, प्रतिशत, और दिया हुआ है कि फ्लोरीन। फ्लोरीन दिया हुआ है जो फ्यूलोओरिन युक्त बहुलक, जो गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। विस्फोटक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें से ग्लिसरॉल का किया जाता है। किसका? ग्लिसरॉल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा फ्रुक्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक का बात कर रहा है कि कौन सा है, तो मिश्रित उर्वरक जो है इसमें से अमोनिया सल्फेट हो जाएगा। कौन? अमोनिया सल्फेट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और मिलाइए कूट भाषा में इसका आंसर। चलिए हम लोग मिलाते हैं। दिया हुआ है केवेलार, तो केवेलार जो है ये आपको संशोषित रेशा है, ठीक है। टैक्सोल दिया हुआ है, टैक्सोल जो है ये कैंसर रोधी दवा है। क्या है? कैंसर रोधी दवा है टैक्सोल। और जिंक फास्फाइड दिया हुआ है, तो जिंक फास्फाइड जो है आपको ये रोडेंट नाशी है। क्या है बाबू? रोडेंट नाशी। तो उसके बाद एक बच रहा है तो मिला देना है आपको, विस्फोटक है ये आपको नाइट्रोसेलुलोस। नाइट्रोसेलुलोस क्या है बाबू? तो एक विस्फोटक है। तो इस तरह मिलाएंगे हम लोग ऑप्शन
तो देखते हैं इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन आपको सही हो जाएगा बी। कौन? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी कौन से वैज्ञानिक से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पेडोलॉजी कहा जाता है, ये आपको मिट्टी से संबंधित है। किससे बाबू? मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता है। कौन सा जीव है जो अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता है, बोल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है केकड़ा, बरूथी, बिच्छी, मकड़ी। ये तीनों तो एक में आ जाते हैं, ये नहीं आता है एक में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का बात कर रहा है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है, ये क्वेश्चन है। याद रखिएगा राइजोबियम। कौन? राइजोबियम और जैपोनिकम। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचारण करता है, ये तो बात सही है। फिर देखो कि यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी बात सही है। बोला कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन प्रतिरक्षा नहीं करता है। फिर यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही बात है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो इसमें से 1, 2, 4 सही है। ठीक है, 1, 2, 4 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है कौन सा तत्व, ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से आपको सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित में से उपस्थित होता है। तो पीला रंग गाय का जो होता है, गाय के दूध का, वो आपको कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निग्रहण और उल्टी के नियमन केंद्र है। क्या बात कर रहा है कि मानव का मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो एक निग्रहण और उल्टी के नियमन केंद्र है? तो याद रखिएगा वो आपको मेडुला ऑब्लांगाटा है। कौन है? मेडुला ऑब्लांगाटा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ कि स्वस्थ सेल का बनना बंद होना, जिससे क्रमशः मृत्यु नहीं, ये तो नहीं होगा। जहरीली रासायनिकों के शरीर में किसी भाग में एकत्र होना, और नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ कि सेलों के अनियंत्रित बहुगुना होना, इसे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अत्यंत मृत्यु होना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन में बहुत तेजी आना। ठीक है, तो राइट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। जीन के अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सबसे पहले किसने किया था बाबू? तो जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। कौन? जेम्स वाट, फ्रांसिस क्रिक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? तो ये आपको मोर्ले मिंटो सुधार के तहत, मोर्ले मिंटो सुधार के तहत आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो यहाँ पे प्रथम बैठक का बात कर रहा है, तो प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द जो है ये आपको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को काट कर एक पृथक वानचल राज्य बनना संभव हुआ।
तो याद रखिएगा बिहार को काट कर यहाँ दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा के कानून पारित करके, ऐसा नहीं था। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ये भी नहीं था। संविधान के औपचारिक समाप्त करके, ये भी नहीं था। संविधान के भाग 2 में राष्ट्रीय समिति प्रावधान देकर। ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ई इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को राज्य के भागों में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है, ठीक है। और इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य के क्षेत्र में बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। और किसी राज्य की सीमा भी परिवर्तन कर सकता है और राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। क्या बात कर रहा है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है। तो याद रखिएगा ये आपको दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो मौलिक अधिकार में अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का प्रयोग क्या करके आप जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। किस वाद में दिया गया था ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये वाद था केशवानंद बनाम केरल राज्य का था। केशवानंद बनाम केरल राज्य देखते हैं इधर ऑप्शन में। तो केशवानंद बनाम केरल राज्य जो था केशवानंद भारती केस में, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत बोल रहा है किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 43 के ए में, कहाँ 43 के ए में 42वें संविधान संशोधन 1976 में धारा 9 स्थापित किया गया था और अनुच्छेद 43 के ए में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की बात की गई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात है। यहाँ पे दिया कि राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। ये आपको भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। देखते हैं तो राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये तो होगा, ठीक है, कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। फिर बोल रहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये आपको मौलिक कर्तव्य आपका नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा, वो ऑप्शन सी, यह नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत बाबू, तो याद रखिएगा वो आर्टिकल पूछ रहा है। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है ये क्वेश्चन है। तो ये अटॉर्नी जनरल देते हैं। कौन, अटॉर्नी जनरल। इनकी चर्चा आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। यानी भारत सरकार पर अगर कोई भी केस होता है तो ये कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल ही लड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है बाबू, तो याद रखिएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये मंत्रिमंडल सचिव। कौन, मंत्रिमंडल सचिव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसे कैबिनेट सचिव भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ये भी नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ये भी नहीं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं बाबू। कौन लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो राज्यसभा लोक लेखा समिति में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं बाबू। सार्वजनिक उपक्रम में भी होते हैं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, और दिया हुआ है इधर ऑप्शन में आकलन समिति दिया हुआ, आकलन समिति दिया हुआ है।
इसमें आपको राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, प्राक्कलन समिति होता है, आकलन नहीं, ये प्राक्कलन भी होता है। तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से जो होते हैं वो 30 सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी कर प्रणाली जिसे कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है। ये कौन सा इसमें से टैक्स है जो कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है। तो याद रखिएगा वैट, कौन, वैट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप के अनुसार में इसमें कुल 153 प्रतिभागी थे, ये तो नहीं था। भारतीय रैंक 112 था, ये भी नहीं। नॉर्वे सबसे अधिक लिंग समानता रखता है, ये बात सही है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में इसमें एक ही सही दिख रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 में पहली बार जारी किया गया था, ठीक है। और 2020 का रिपोर्ट जो है 2019 में प्रकाशित 153 भाग लेने वाले देश, आइसलैंड सबसे अधिक लिंग तटस्थ था, जबकि यमन सबसे कम, और भारतीय की रैंकिंग जो थी वो 112 थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है का बात कर रहा है। तो जेंडर गैप के बारे में कौन सा कथन सही का बात कर रहा है, वो भी 2020 की रिपोर्ट का बात कर रहा है। तो हम लोग को 2019 का रिपोर्ट में 153 लिया था, भारत का रैंकिंग 112 था, और वहाँ पे आइसलैंड सबसे अच्छा था। यहाँ पे नॉर्वे सबसे 2020 में नॉर्वे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला था, ठीक है। सबसे ग्लोबल जेंडर लिंगा समानता रखता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एसडीआर के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है। नहीं, कौन से मुद्रा को एसडीआर में नहीं रखा जाता है। देखो येन, युआन, पौंड रहता है, रुपया नहीं आता है एसडीआर में, ठीक है। एसडीआर में 5 गो मुद्रा आता है, ठीक है। एसडीआर में कितने मुद्रा आते हैं बाबू, तो 5 मुद्रे आते हैं, उसमें से रुपया को नहीं रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। तो भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग है ये किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये भौगोलिक संकेत एक्ट 1999 के तहत, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है इसमें। देखिए दिया आर्टिकल 252 राष्ट्रीय आपातकाल दिया हुआ है, फिर दिया हुआ कि 368 संविधान संशोधन, 356 राज्य का आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये ठीक है। 358 देश में वित्तीय आपातकाल। देखो इसमें 2 गो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 352 रहता तब राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता, और 300 ये तो सही है और ये दोनों सही है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। आर्टिकल 252 नहीं, 352 में राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी होगा, और यहाँ पे दिया आर्टिकल 358 नहीं, 360 में देश में वित्तीय आपातकाल लगता है। तो जब 2 गलत दे दिया है तो 2 गलत है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो किस शहर में किए हैं बाबू, तो वो शहर है आपको दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो किस दिवस में बाबू, तो याद रखिएगा वो पराक्रम दिवस। कब, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है। तो कर्नाटक का जो 31वां जिला बना है वो कौन सा जिला बना है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा वो विजयनगर बना है। कौन, विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है। तो राज्यसभा लोकसभा जो टीवी का विलय हो गया है और इसका नाम दिया गया है संसद टीवी। क्या, संसद टीवी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। तो वो ऐप है मेरा खाद्य ऐप। कौन, मेरा खाद्य ऐप। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। यहाँ पे मेरा खाद्य ऐप नहीं, मेरा राशन ऐप होगा। कौन सा, मेरा राशन ऐप। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा 116 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया, पूछ रहा है उसका नाम, ठीक है।
तो उसका जो नाम है बाबू वो हो जाएगा मिशन शक्ति मिसाइल। कौन? मिशन शक्ति मिसाइल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लघु उद्योग बैंक जिसको सिडबी कहा जाता है का नया चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन? शिव सुब्रमण्यम रमन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस बाबू 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी बी होगा, 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य और कुथनकुल पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा दोनों पक्षी अभ्यारण्य आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रही राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? तो राखीगढ़ कहाँ पे है बाबू? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंचित सूली किस खेल से संबंधित है? तो अंचित सूली जो है ये भी राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं। बोल रहा है कि इनका संबंध किस खेल से है, ये पूछ रहा है। तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है बाबू। किनसे है बाबू? भारोत्तोलन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 वर्षीय जो अंचित सूली हैं वो भारोत्तोलन कितने 73 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा किसको मिला है बाबू? तो ये मिला है आपको सुभाष घई को। किनको? सुभाष घई। राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे? यह प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक हैं सुभाष घई को 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर में भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो किस शहर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो कोलकाता को। किसको? कोलकाता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार कौन भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? कौन बने हैं बाबू? तो ये गौतम अडानी। कौन? गौतम अडानी। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 30 अगस्त को। कब? 30 अगस्त। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है? तो इटली की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी है बाबू? तो जियोर्जियो मेलोनी। कौन? जियोर्जियो मेलोनी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो पहली ई कॉमर्स कंपनी सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली बनी है, वो कौन बनी है बाबू? तो वो बना है आपको अमेजोन। कौन? अमेजोन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ टैक्थॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वच्छ टैक्थॉन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको शुरू किया गया है आपको आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो किस देश ने चंद्रमा के निकट, क्या बोल रहा है, चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है? तो वो किया है चीन। कौन किया है? चीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे बनाया है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये पंकज त्रिपाठी को। किनको बाबू? तो पंकज त्रिपाठी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो हर स्टार्ट आपको ये गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा ये तेलंगाना रहा है। कौन? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है बाबू? तो ये आपको स्वांते पाबो ने। कौन?
स्वांते पावो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों को 30 वर्षीय वर्षगांठ मनाया गया है। तो भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों का 30 वर्ष का वर्षगांठ के रूप में मनाया है, तो वो आसियान के साथ, किसके साथ, आसियान के साथ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी। क्या नाम है बाबू, अवध बिहारी चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कितना जिला है बाबू, तो 9 जिलों में। कितने जिले में, 9 जिला में मिला है। और वो जिला आप जान ले सकते हैं, एक तो सारण, सारण के बाद कैमूर, कैमूर के बाद खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन को मनाया जाता है बाबू, तो ये आपको 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खोला जाएगा। तो बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया, बोला किस जिले में खोला जाएगा। तो याद रखिएगा ये जिला हो जाएगा आपको भोजपुर। कौन, भोजपुर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है बाबू, तो मुसहरी में है। कहाँ पे, मुसहरी दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। मुसहरी जो है ये मुजफ्फरपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था। तो भारत का पहला नगर निगम जो था वो कौन सा था, ये क्वेश्चन है। तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास का था। मद्रास का जो नगर निगम था वो भारत का पहला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है। किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा इनमें से भावना कांत जो है ये बिहार से बिलोंग करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, और बिहार की ये दरभंगा से बिलोंग करती है। कहाँ से, दरभंगा से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2000 किसके अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख कितनी है। तो याद रखिएगा कितनी है बाबू, तो ये आपको 6 है। कितनी, 6। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। तो बिहार के किस जिले में बाबू एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा किया गया है, तो वो जिला कौन सा है बाबू, तो सुपौल जिले में। किस जिले में, सुपौल जिले में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। इसमें से कौन सा 2 जिला दिया हुआ है जो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब हम लोग को चुनना पड़ेगा कौन कौन सा हो सकता है इसमें। तो याद रखिएगा इसमें बेगूसराय खगड़िया तो नहीं होगा, बेगूसराय तो है ये नहीं है, खगड़िया भी नहीं होगा, सिवान और छपरा ये भी नहीं होगा, भोजपुर जहानाबाद नहीं होगा, बांका और जमुई हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांका और जमुई दोनों झारखंड से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन दिया कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कहाँ पे, भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जिसे नाटक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना, राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर और धूर्तदास का वर्णन है। यानी कौन से नाटक में इस सब चीज़ का वर्णन किया गया है। नाटक चारुदत्त का, नायिका वसंत सेना का, राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्य, चोर का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा किस में किया गया है, तो याद रखिएगा मृच्छकटिकम में। किसमें, मृच्छकटिकम में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। आज का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक, किसमें, टोक्यो पैरा ओलंपिक का बात कर रहा है कि पदक जीतने वाले मरियम थंगवेलु, शरद कुमार किस खेल से हैं। तो मरियम थंगवेलु और शरद कुमार जो हैं
ये ऊंची कूद से संबंधित है, ठीक है, ऊंची कूद से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मरियम थंगवेली जो थी ये सिल्वर मेडल जीते हैं, क्या सिल्वर मेडल। और आपको जो शरद कुमार हैं ये ऊंची कूद में कांस्य पदक जीते हैं। और मरियम थंगवेली जो है ये रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।